तो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो आज की क्लास में क्या स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग? सॉल्यूशन चैप्टर जो चल रहा था उसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन चैप्टर पे ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो अपलोडेड हो चुके हैं, तो आप उसको जाके फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो ये आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, रेड पेन की वजह से यहाँ दिख नहीं रहा स्कैन करने के बाद। ठीक है, तो लिख लीजिएगा आप लोग, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में चार डिफरेंट टाइप देखने वाले हैं हम लोग, तो चारों को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ओके, तो दो एक वीडियो में रहेगा, दो अगले वीडियो में रहेगा, क्योंकि थोड़ा लंबा लंबा है, तो यदि पॉसिबल होगा तो एक में करेंगे, देख लेंगे जैसा भी होगा। ओके, तो चलो विदाउट टाइम वेस्ट किए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ओके, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट। अब ये सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। ठीक है, सॉल्यूट सॉल्वेंट आप पहले प्रीवियस वीडियो को फॉलो कीजिए, सबके सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो आप इसको पहले फॉलो करोगे तभी आपको जो फर्दर जो क्लासेस है वो समझ में आने लगेगी वन बाय वन। यदि आप यही नहीं जानोगे कि सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, तो फिर आपके लिए टफ हो जाएगा समझना। फिर आप बोलोगे कि वीडियो अच्छा नहीं है, ये नहीं है अच्छा। तो आप कोई भी वीडियो फॉलो कर लो, यदि बेसिक पता नहीं होगा तो आपको कोई चीज़ समझ नहीं आने वाली। तो आप पहले बेसिक से ही स्टार्ट कीजिए, पूरा वीडियो अवेलेबल है। ठीक है, तो क्या है? द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर रिलेटेड टू द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जितना भी सॉल्यूट प्रेजेंट होगा, सॉल्यूशन क्या होता है? दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। इन दोनों को मिल से क्या बनता है? सॉल्वेंट, ए सॉरी सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन बोलते हैं इसको। तो सॉल्यूशन पे ये सॉल्यूट कितने मात्रा में प्रेजेंट है या उसकी प्रॉपर्टी इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर, उसके नेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसको चार टाइप से डिवाइड किया गया है इसको। तो कौन कौन सा है? दिस आर फॉलोइंग। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। देखो क्या क्या बोल रहे हैं यहाँ, सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं। फिर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट और ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के बेस पे दो चीज को आपको देखने मिलेगा। ठीक है, ये चीजें होगा। बाकी ये जो दो दो है ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक आपने बना लिया तो दूसरा ऑटोमेटिकली बन जाएगा। ठीक है, खाली इसमें सिंबल चेंज करना पड़ता है। इसमें के भी आता है बॉलिंग पॉइंट में, तो इसमें के एफ डालते हो। तो जहां जहां पे के भी डालोगे ना आप लोग, तो वहां पे के एफ लगाना है बस। यही डिफरेंस है, मतलब एक यदि आप कर लेते हो कोई भी, तो आपको दूसरा ऑटोमेटिकली बनना चालू हो जाएगा। ओके, तो इसके लिए तो आप निश्चिंत रहो बिल्कुल भी। तो चलो पहला स्टार्ट करते हैं अपना, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ते हैं कि क्या होता है, इसका डेरिवेशन क्या है, क्या चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें पूछा जाता है एग्जाम में। ओके, तो पहला इसका पॉइंट है आपका, मतलब पहला टाइप है इसका रिलेटिव वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। ये वाला रिलेटिंग लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, ये चीज़ बोल रहा है। मतलब बोलना क्या चाह रहा है, जैसे कि आपके पास सॉल्यूट क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन है ना आपके पास, तो सॉल्यूशन का वेपर वेपर प्रेशर बनता है यहाँ पे। जब यहाँ पे कोई भी पिस्टन लगाओ कुछ करोगे ना, तो इसके अंदर में जो सॉल्यूट का जो पार्टिकल होगा ना, सॉल्यूट के पार्टिकल जिसकी वजह से यहाँ पे प्रेशर पड़ता है। ठीक है, जो वेपर ऑब्वियसली कोई सॉल्यूट होगा तो उसका क्या होगा, इवापोरेशन होना चालू हो जाएगा। ठीक है, जैसे वाटर को ही मान लो, लेकिन कुछ पॉइंट ऑफ टाइम में वो आपको वाटर क्या है वहाँ से निकल जाता है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा होती क्या, इवापोरेट होना चालू हो जाएगा, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर वहाँ पे जनरेट होता है। इसी के बारे में स्टडी करेंगे हम लोग अभी। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी आपने पढ़ चुका है हेनरीज लॉ और राउल्ट्स लॉ में। ठीक है, कि जो पार्शियल प्रेशर होता है वो मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब इसके अंदर में जितना भी मॉलिक्यूल, मतलब सॉल्यूट या सॉल्वेंट का पार्टिकल होगा, जितना ज़्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर उतना ही ज़्यादा बनने वाला है उसमें। सेम चीज़, तो इसका रिलेशन देखो कहाँ से आएगा, मोल फ्रैक्शन एंड वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। इसका रिलेशन हमने देखा है हेनरीज लॉ से। ओके, राउट्स लॉ हेनरीज लॉ ऐसा पढ़े ना राउट्स लॉ से। तो राउट्स लॉ भी यही बोलता है आपका, जो पी मतलब क्या होता है, पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्योर सॉल्वेंट, और एक्स क्या होता है, मोल फ्रैक्शन होगा अपना। तो पहला क्या इसमें इक्वेशन बन जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। तो पी वन इज इक्वल टू पी वन पार्शियल प्रेशर। ठीक है, पी का मतलब होता है पार्शियल प्रेशर, इज इक्वल टू एक्स वन इंटू पी नॉट वन। पी नॉट वन होता है प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। ओके, यहाँ लिखा हुआ देख लेना, द रिडक्शन इन द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। अब रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब कुछ पॉइंट ऑफ टाइम में जो आपका वेपर प्रेशर होगा वो रिड्यूस होगा। तो क्या चेंजेस होगा इसके बीच में? तो ये जो पी वन है वेपर प्रेशर में, स्मॉल चेंज के डिनोट करने के लिए क्या लिखते हैं, डेल डेल नॉट लिखेंगे, डेल पी वन लिखेंगे। तो डेल पी वन क्या होगा, जब आप प्योर सॉल्वेंट से
जो फाइनल सॉल्वेंट को आप हटाओगे। प्योर सॉल्वेंट मतलब 100% होगा ना जी। जैसे मैंने यहाँ पे कोई कुछ नहीं हुआ, स्टार्टिंग की हुआ, तो वहाँ पे 100% वेपर प्रेस 100% होगा प्योर पूरा सॉल्यूशन। समझने की कोशिश करना क्या बोल रहा हूँ। तो 100% होगा। जब कुछ समय बाद क्या हो जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा, तो कुछ कम हो जाएगा कि नहीं। उसी को P1 बोल रहे हैं। तो ये प्योर सॉल्वेंट किसका, P01 प्योर सॉल्वेंट के लिए हो जाएगा। तो चेंजेस क्या होगा, जब 100 में आप माइनस करोगे जितना बचा रहेगा तो आपको क्या मिलेगा, चेंजेस मिलेगा। और इसी चीज़ की तो बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो डेल P1 इज गिवन एज डेल P1 इज इक्वल टू P01 माइनस P1। अब क्या होगा देखो, अब इसका जो वैल्यू है ना, इसको इक्वेशन वन में, मतलब इक्वेशन वन का पुट करना है इसमें। तो डेल्टा P1 इज इक्वल टू, ये P01 हो जाएगा, P1 का वैल्यू ये दिया हुआ है आपको, तो आप इसको इसमें पुट कर दो। ठीक है, तो आपको ये मिल जाएगा। तो P01 कॉमन निकालना पड़ेगा आपको, तो ये दोनों कॉमन निकल जाएगा आपका। तो 1 माइनस x1 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा सेकंड इक्वेशन। ओके, इजी है, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप समझते जाना आप लोग। अब ये वाला जो रिलेशन है, मैंने बताया था मोल फ्रैक्शन जब बता रहा था, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ प्रीवियस वीडियो फॉलो करो। तो इसमें क्या होगा ना, वी नो दैट x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या निकालना है हमको, x2 निकालना है। तो x2 1 की कितना हो जाएगा, 1 माइनस x1 हो जाएगा। ये क्या चीज़ है, मोल फ्रैक्शन होता है। मोल फ्रैक्शन जब बता रहा था तब एक फॉर्मूला बताया था मैं आप लोगों को, और ये भी बोला था कि ये फॉर्मूला आप लोग याद रखना, बाद में काम आएगा। देखो ठीक है, अब क्या होगा, अब फिर से क्या होगा देखो, डेल P1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 नॉट P2। ये सेकंड सोल्यूशन के लिए होगा आपका मोल फ्रैक्शन। P1 का हो गया, P1 और x2 हो जाएगा आपका ये। ओके, तो यहाँ पे देखो ना क्या होगा, मैं बता देता हूँ ये कैसे है आपका जो इक्वेशन थर्ड है। इक्वेशन कैसे थर्ड कैसे आ रहा है, ये आपका P0 है। और आपका ये जो वैल्यू है x2, यहाँ देखो ना क्या है, x2 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 1 माइनस एक्स। ठीक है, x2 का वैल्यू या इतना इसका इजिकल टू इतना हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या लिख रहे हो आप लोग, मतलब यहाँ पे पुट कर रहे हो आप ना x2, तो क्या हो जाएगा आपका P0 डेल P1 इज इक्वल टू P01 x2 हो जाएगा, क्योंकि ये वाला वैल्यू यहाँ पे सीधा पुट करोगे, ये इसका वही चीज़ तो हुआ था। क्वेश्चन थर्ड यहाँ से जनरेट हुआ है आपका। ठीक है, समझते जाओ, और नहीं समझ आ रहा तो पॉज करके तुरंत देखते जाओ उसको वापस से। तो इन द सॉल्यूशन कंटेनिंग सेवरल नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या होगा, जो जल्दी से इवापोरेट नहीं होता है, क्या होगा, इवापोरेट नहीं होगा ये, इवेपोरेट बोलना। ठीक है, जो जल्दी से इवापोरेट नहीं होता उसको बोलते हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट। जैसे कि आपके पास थिनर होता है ना घर में, जैसे आप लोग नेल पॉलिश में या किसी चीज़ में यूज़ करते हो, या सैनिटाइजर ही मान लो, चलो सब कॉमन में सब लोग जानते हैं। तो सैनिटाइजर और वाटर को यदि आप देखोगे, तो सबसे ज़्यादा वोलेटाइल कौन होगा, सैनिटाइजर वोलेटाइल होगा, क्योंकि जल्दी से उड़ जाता है ये। जैसे ही आप लोग हाथ में मारोगे ना, थोड़ा सा मारोगे, वो वापस से एकदम धुआं बन एकदम उड़ जाता है, तो वो उसको बोलोगे वोलेटाइल सॉल्वेंट। ठीक है, और जो वाटर को करते हैं तो निकलता है कि आपको टॉवेल से या किसी चीज़ से पोंछना पड़ता है उसको। ठीक है, तो वो वोलेटाइल नहीं होता, वो नॉन वोलेटाइल होगा। ओके, आई होप आज समझ गए होगे इसको अच्छे से हम। तो नॉन volatile solute, the lowering of the vapor pressure depends on the sum of the mole fraction of the different solute। डिफरेंट डिपेंड करता है ना ये चीज़ तो। अब उसका जो मोल फ्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा, वेपर प्रेशर उतना ही बनता है। तो ठीक है ना, ये चीज़ तो वो डिपेंड किस में करेगा, सॉलिड को नेचर पर डिपेंड करेगा कि वो वॉलेटाइल है, नॉन वॉलेटाइल है, या कितना नॉन वॉलेटाइल कितना वॉलेटाइल है, इसके डिपेंड करता है। तो फ्रॉम इक्वेशन कैन बी रिटर्न एज डेल्टा P1 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई P1, P01 इज इक्वल टू, अब ये इसका वैल्यू क्या होता है, यही होगा सेम चीज, P01 माइनस P1 डिवाइडेड बाई P01 और इज इक्वल टू x2 लिख दो। ये सब किसके बराबर है, x2 के बराबर है। ठीक है, तो इसी को लिखा है नीचे में देखो। तो रिलेटिव वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। इक्वेशन 4 कैन बी रिटर्न एज लाइक दिस। अब क्या होता है देखो, हम्म तो ये वाला जो लिखा है ना, यहाँ पे लिखा हूँ मैं, P01 माइनस P1 इक्वल टू P01, ये होगा आपका, ये आया। अब देखो क्या होगा, x2 का मतलब क्या होता है, मोल फ्रैक्शन। क्या होता है, मोल फ्रैक्शन। अब यहाँ पे मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ लिखा है देखो, लिख दिया हूँ यहाँ पे। ठीक है, N2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2, यही होता है आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, जो भी 2 होगा उसका, बाकी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट दोनों का होगा। ठीक है, सॉल्वेंट 1 एंड सॉल्वेंट 2, या सॉल्यूट 1 और सॉल्यूट 2 जो भी होगा। ठीक है, जितने भी कंपोनेंट होंगे उसकी टोटल होता है इसका। तो मोल फ्रैक्शन यदि आपको पता होगा तो आप अच्छे से समझ गए होगे अब इसको। तो यहाँ पे क्या होगा, हियर N1 एंड N2 आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट रिस्पेक्टिवली। क्या बता दिया, N1 और N2 क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स 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 होगा किसका, सॉल्वेंट और सोल्यूट का। ठीक है, इन दी सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन दी सॉल्यूशन। अब देखो, अब क्या बोल रहा है ये,
फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए क्या होगा, डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए जो N2 होगा इज लेस देन N1, मतलब जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा वो बहुत कम बनने वाला है, बहुत डाइल्यूट होगा ये आपका, ठीक है। डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए बोल रहा है तो N2 बहुत कम होगा इसमें एज कम्पेयर टू N1। ओके, तो हैंस द नेग्लेक्टिंग N2 इन द डिनोमिनेटर वी हैव, अब क्या होगा इक्वेशन, जब उसने डिनोमिनेटर को क्या करोगे आप लोग, निगलेक्ट कर रहे हो यहाँ पे, तो P01 माइनस P1 इज इक्वल टू P01 इज इक्वल टू N2 बाई N1। अब आप ही देखो ना, यहाँ जो लिखा हुआ है फॉर्मूला, ये वाला N2 को क्या करना है आपको, नीचे में देखो N2 को यहाँ पे निगलेक्ट नहीं कर रहे हो आप, सॉल्यूशन में निगलेक्ट करना है आपको इसमें, ठीक है, ये नहीं कि दोनों तरफ निगलेक्ट कर दिए, ये इसको निगलेक्ट करना है, तो आपको क्या मिलेगा N2 बाई N1, ये वाला। अब आपको दूसरा फॉर्मूला याद रखना है, कौन सा फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, मोल का फॉर्मूला, मोल इज इक्वल टू वेट बाई मॉलिकुलर वेट, यही होता है ना, मोल इज इक्वल टू वेट बाई मॉलिकुलर वेट। जब मैं पढ़ा रहा था सब कुछ आपको पहले से बता दिया था कि ये वाला फॉर्मूला आपको काम आने वाला है, ठीक है, यदि आप प्रीवियस वीडियो जाके देखेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है, कि कहाँ पे क्या चीज़ काम आने वाला है। अब क्या करना है, इसी को ही यहाँ पे पुट करना है आपको। एन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट N1, ठीक है। और इसको और कैसे लिख सकते हो, P01 माइनस P1 बाई P01 इज इक्वल टू, अब N2 का इसको N2 के लिए है तो W2 लिख दे रहा है यहाँ पे, W2 बाई M2, मतलब ये मॉलिकुलर जो वेट है ना उसको M से डिनोट कर रहा है, ओके, ओनली M से। तो 2 क्यों लिखा है, क्योंकि वो सॉल्वेंट के लिए है इसीलिए। फिर डिवाइडेड बाई W1 बाई M1, तो अब इसको जब पूरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या होगा, ये वाला, तो W2 बाई M2 इंटू M1 W1, ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो एज इट इज मैंने उठा के यहाँ पे रख दिया, ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया, ठीक है। यही इसी चीज़ को हमको डिराइव करना था अभी तक, ये वाला, तो ये आपका फाइनल फॉर्मूला है, ओके। तो इसको याद रखना हमेशा। तो यहाँ W1 और W2 क्या है, मासेस होगा, ठीक है, मास, और M1 M2 क्या होगा, मोलार मास होगा, समझना, मास और मोलार मास किसका बोल रहा है, ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, ओके, ये चीज़ है। तो ये है आपका लोअरिंग वेपर प्रेशर, ओके। तो ये वाला पूरा आ जाएगा आपका फाइनल फार्मूला। अब इससे आप क्या क्या निकाल सकते हो, ठीक है, तो आपको इस न्यूमेरिकल पूछ सकता है, या तो डायरेक्टली एमसीक्यू में इस फॉर्मूला पूछ सकता है, तो फॉर्मूले को भी याद रखना, देखो कितने सारे, या तो डेरिवेशन पूछ देगा आप लोगों को सीधा कि डेरिवेशन करो, ठीक है। तो आप इसे मॉलिकुलर वेट निकाल सकते हो किसी भी सॉल्वेंट का हो, चाहे, हाँ, सॉल्वेंट का, ठीक है, M1 M2 यदि कुछ रेशियो दिया होगा तो आप उससे निकाल सकते हो W1, ठीक है। बाकी आपको पार्शियल प्रेशर आप निकाल सकते हो इससे, बहुत सारे इसके एप्लीकेशन है, ठीक है, ये चीज़ है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, यदि नहीं आया होगा तो आप कमेंट करके पूछिए, ठीक है, डोंट हेजिटेट टू डू कमेंट। तो करते हैं कंटिन्यू, एक और बताता हूँ इसी में आपको, ठीक है। फिर इसका चलो दूसरा पॉइंट क्या देखने वाले हैं इसका, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, क्या चीज़, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट के बारे में देख लेते क्या होता है एलिवेशन, मतलब यदि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है ना तब उसके से क्या चेंजेस होगा उसके वेपर प्रेशर पे या बाकी चीज़ों पे। तो क्या होता है, सॉल्यूशन हैज़ लोअर वेपर प्रेशर, solution has lower vapor pressure and hence the higher boiling point, higher boiling point than the pure solvent बोल रहा है, ओके। मतलब समझ लो क्या है इसका, सॉल्यूशन हैज लोअर वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन का लोअर वेपर प्रेशर हैंस हायर बॉइलिंग पॉइंट की वजह से। देखो ऐसा क्यों बोल रहा है ये, क्योंकि मान लो हायर बॉइलिंग पॉइंट है, इसका मतलब क्या होगा, जो आपका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में क्या क्या चीज़ें होती है, सॉल्यूट होती है और सॉल्वेंट होगा, दो चीज़ें होती है। इसका मतलब यदि इसके बीच का बॉन्ड यदि स्ट्रांग है, ये अच्छे से बंधा हुआ है, नॉन वॉलेटाइल है, ठीक है, तो इसको जब आप, हायर बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होगा, जब आप इसको बॉइल्ड करोगे तो ज़्यादा एनर्जी लगेगा ना इसको, हायर मतलब क्या होता है, ज़्यादा एनर्जी लग रहा है, इसका मतलब इसके बीच का जो बॉन्ड है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, जिसको टूटने में ज़्यादा समय लग रहा है, ओके। इसलिए इसका जो वेपर प्रेशर है लोअर हो रहा है, याद रखना है इसको, जितना ज़्यादा हायर बॉइलिंग पॉइंट होगा उसका वेपर प्रेशर उतना ही कम होगा ना, क्योंकि वो देखो, यदि आपको मान लो मैं पानी दे दूं या वाटर जिसको बोलते हो H2O, ओके, H2O दे दूं और एक साइड ना आपको और क्या रख सकता हूँ, मान लो एसीटोन दे दूं, एसीटोन को हालांकि बॉयल करने की जरूरत नहीं होती, वो डायरेक्टली इवापोरेट हो जाता है, ठीक है। अब इन दोनों में दोनों का वेपर प्रेशर किसका ज़्यादा बनेगा बोलेगा, मान लो, तो किसका बनेगा, आपका वाटर का नहीं बनेगा, ओके। वाटर का इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और ये अच्छे से बंधा रहता है, तो इसको बॉइल्ड करने में मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री तो कम से कम आपको देना पड़ेगा तभी बॉइल्ड होगा ये, बॉइल्ड होगा उसके बाद ही तो वेपर प्रेशर बनेगा, वेपर का ही प्रेशर बनता है, ठीक है। और बाकी एसीटोन तो रूम टेम्परेचर पे भी आपको क्या करने लगेगा, वेपर प्रेशर प्रोवाइड करने लगेगा,
ठीक है, तो इन दोनों में यदि बोला जाए कि लोअर वेपर प्रेशर कितना होगा तो वाटर का बोलना, ठीक है। कंपैरिजन याद रखना, यही कॉन्सेप्ट आपको समझना है जो आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप यदि ध्यान लगा के अच्छे से पढ़ोगे ना 11 12, तो आपका ऐसे ही कंपटीशन एग्जाम क्लियर हो जाएगा, लेकिन आप उस चीज़ को ध्यान नहीं देते हो। ओके, सो बी केयरफुल और अच्छे से पढ़िए। तो चलो इसको नेक्स्ट देखते हैं क्या चीज़ बोल रहा हूँ मैं अभी। तो हैंड इंक्रीजिंग इन द बॉइलिंग पॉइंट, अब बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करने से क्या होगा, इसके टेम्परेचर और बॉइलिंग पॉइंट में क्या डिफरेंस होगा, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू टी बी माइनस टी नॉट बी। टी नॉट बी मतलब समझ गया प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है। अब याद रखना इसको, ठीक है। इज नोन एज द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बीबी ब्लड प्रेशर मत समझ जाना, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, बॉइलिंग पॉइंट। ओके, तो बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात कर रहा है ये। तो यहाँ पे एक ग्राफ है, इसको ग्राफ को जरूर बनाना आप लोग। ये सब आपका ना रिप्रेजेंट करने का मेथड होता है पूरा, यदि आप कैसे क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कर रहे हो एग्जामिनर के सामने, वही आपको नंबर गेन करने में यूजफुल होता है। ये तो पढ़ते तो सभी है, पढ़ते तो सभी है ना, कोई कम समझता है कोई ज़्यादा समझता है। तो डिपेंड करता है कि आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो। कोई यदि मान लो क्लास अटेंड भी नहीं कर रहा लेकिन आपका रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से कर रहा है, तो वो अच्छे से नंबरों से पास हो जाएगा। ओके, क्योंकि वो रिप्रेजेंट अच्छे से कर रहा है, जो जितना भी पढ़ा हो उसको अच्छे से समझ रहा है वो, यही चीज़ होता है। तो जरूरी नहीं आपको अपना फोकस पढ़ाई पे लगाना है, तभी आप अच्छा नंबर गेन कर सकते हो बोर्ड एग्जाम में। तो ये जो वेपर प्रेशर के बीच में और किसके बीच में, टेम्परेचर के बीच में ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, जैसा कि आपको दिख रहा है। ठीक है, ये टेम्परेचर हो गया इधर केल्विन में और ये वेपर प्रेशर हो गया इधर। अब क्या होगा, जो एटमॉस्फेयर 1 एटमॉस्फेयर पे ही कोई चीज़ बॉइल्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे किसी पॉइंट पे मैंने क्या ले लिया, प्योर सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट ले लिया, और ये यहाँ पे चेंजेस वाला। ठीक है, जब इसका जब ग्राफ बनाओगे, देखो कोई भी चीज़ ना 180 पे ही वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के वो होना बराबर होना चाहिए, तब क्या होगा, बॉइल्ड होता है। मान लो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये जो सॉल्वेंट का है, प्योर सॉल्वेंट का, तो यहाँ पे बॉइल्ड हो रहा है। ठीक है, और फिर आपका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा सॉल्यूशन का, वो यहाँ पे सॉल्यूशन का टेम्परेचर, देखो बताना क्या चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे, जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे इधर, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो सॉल्यूशन में दो चीज़ होता है। ठीक है, सॉल्यूट होगा एक सॉल्वेंट होगा, तो यहाँ पे जो सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्वेंट पहले बॉयल हो रहा है एज कम्पेयर टू सोल्यूशन। क्यों सॉल्वेंट पहले बॉयल हो रहा है, क्योंकि इसमें सॉल्वेंट ही है खाली, और कोई चीज़ नहीं है। लेकिन सॉल्यूशन में दो चीज़ होती है, एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा, तो इन दोनों को बॉयल होने में ज़्यादा टाइम लगेगा और ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा, इसलिए आप इसको फॉरवर्ड टुवर्ड्स राइट साइड आप इसको मूव कर रहे हो। ठीक है, तो इसलिए ये वाला पॉइंट में आप कर रहे हो, और यहाँ पे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, अब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही क्या होगा, डेल्टा टी वी, याद रखना। तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा जैसे आप पहले किए थे वेपर प्रेशर में। ठीक है, तो अब क्या करोगे, टी बी माइनस क्या हो जाएगा, टी नॉट बी हो जाएगा, ये वाला। मतलब आपको जो सॉल्वेंट है यहाँ ज़्यादा टेम्परेचर को कम से करोगे तो डिफरेंस निकल जाएगा, सेम चीज़। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको क्या बोलना चाहता हूँ। अब ये फिगर जो भी हो, जो भी डायग्राम आप बना रहे हो उसको जरूर बताना कि किस चीज़ का डायग्राम है, इसलिए यहाँ पे फिगर करके लिखा हूँ, द डायग्राम शोज दैट द डेल्टा बी डिनोट द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। या नॉर्मली लिख सकते हो आप, इट शोज द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, दैट्स ऑल। ठीक है, फिर आप क्या करो, फिर चलते हैं इसके डेरिवेशन में। So experiments have shown that the of dilute solution, the elevation of boiling point delta T B is directly proportional to the mole fraction या molar concentration of the solute and in a solution। तो बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करेगा, आपका सोल्यूट के कॉन्सेंट्रेशन पर। ठीक है, सोल्यूट और सॉल्वेंट ज़्यादा होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, इसलिए सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सॉल्वेंट। अब आपको क्लियर हो गया होगा। हम्म, तो इसमें क्या होगा, इस जो स्टेटमेंट लिया उस हिसाब से, तो डेल्टा टी वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, ये होगा ना मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन और क्या लिख सकते हो, इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाना है या उसकी जगह एक नया कांस्टेंट आएगा। ठीक है, इक्वल टू करोगे तो डेल्टा टी वी इज इक्वल टू के बी। ठीक है, के बी, ये आपका फर्स्ट सेकंड इक्वेशन हो गया। इसी को क्या बोलते हैं, देखो एम क्या हो गया, मोलारिटी, अच्छा कॉन्सेंट्रेशन बोलना, सॉरी यहाँ मैं मोल फ्रैक्शन बोल दिया था, स्मॉल एम लिखा है। देखो दो टाइप का बताया था आपको कॉन्सेंट्रेशन आइडेंटिफाई करना है, तो एक इस कैपिटल एम वाला और एक स्मॉल एम वाला। तो कैपिटल एम को मोलारिटी बोलते थे और स्मॉल एम को मोलालिटी बोलते थे। ठीक है, तो यहाँ मोलालिटी की बात कर रहा है, कॉन्सेंट्रेशन बोल रहा है, मतलब इन सबका ही होगा। इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन दी सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, सॉरी। तो अब के बी,
यहाँ पे जो के भी होगा वो होगा एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। हमें इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एमसीक्यू में पूछा जाता है। ये वाला एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, या फिर आपको इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ना पूछ के एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट के बारे में पूछ सकता है, डिराइव बाय एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो आप कंफ्यूज मत होना, वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन बनता है ऐसा। ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट किसको बोलते हैं। केवी के बारे में ही बोल रहा है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को ही बोलते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा है देखो, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। तो बी केयरफुल, जब भी आप बनाओगे उसको अच्छे से ध्यान से, यदि आप बनाओगे लिखोगे तो ऑटोमेटिकली आने लगेगा वो। ठीक है, अब इसके लिए फिर से डिराइव करते हैं। तो इफ W2 ग्राम ऑफ सोल्यूट ऑफ मोलार मास M2, मान लो कोई W2 ग्राम का सोल्यूट है, क्या है, सोल्यूट है, अब वो किस में घुला हुआ है, M2, मतलब मोलार मास, इसका जो मोलार मास है, मान लो कितने भी ग्राम का होगा, W2 ग्राम है सॉल्यूट, जिसका मास क्या होगा, M2 बोल रहा है। ठीक है, इज डिसॉल्व इन द W1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, कोई W1 सॉल्वेंट में घुला हुआ है। कहने का मतलब है, जस्ट मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ आपको, मान लो 1 ग्राम, एक ग्राम किस में डिसॉल्व है, 1 ग्राम का कोई सॉल्यूट है, मान लो सॉल्यूट मतलब NaOH ही मान लो, चलो ठीक है ना। अब उसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, M2 होगा, मतलब, और किस सॉल्वेंट में घुला होगा, मान लो वाटर में घुला होगा, तो वाटर मतलब W1 की बात कर रहा है, ये चीज़ है इसका मतलब। ठीक है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला जनरेट कर रहे हैं यहाँ पे। तो W2 ग्राम ऑफ सोल्यूट ऑफ मोलार मास M2 इज डिसॉल्व इन W1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, देन मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज, तब उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, यही यही बोल रहे। तो कॉन्सेंट्रेशन ये मोलालिटी होता है, तो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है याद होना चाहिए, इसलिए मैं आपको बता दिया था, मोल फ्रैक्शन, आपका मोलालिटी और मोरालिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो W1 इज इक्वल टू बाई W2, फिर क्या होगा, W1/1000, ये इसका मोलालिटी का फार्मूला होगा। तो 1000 इंटू W2 और M2 इज इक्वल टू M2, ये आपको पहला इक्वेशन कहाँ से आया, बस रीअरेंज किया है इसको, किसको, मोलालिटी के फार्मूले को। अब क्या करोगे, सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ, आपको पहला इक्वेशन में आपको सब्सटीट्यूट करना है इसको। ठीक है, तो सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ मोलालिटी इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2, तो पहले इक्वेशन क्या था आपका, TB इजिकल टू KB/M, यही था आपका पहला इक्वेशन। तो आपको क्या करना है, आपको जो मोलालिटी का फॉर्मूला अभी निकाले, ये इस वैल्यू को इसमें पुट करना है, ये वाले में पुट करना है। ठीक है, तो डेल्टा TB इजिकल टू क्या हो जाएगा, KB 1000, यही हो जाएगा 1000 W/M2/W1, ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब यहाँ से क्या करोगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो आपको क्या मिल जाएगा, मोलार मोलार फार्मूला। ठीक है, तो M2 इजिकल टू 1000 इंटू W2 इंटू KB डिवाइडेड बाई डेल्टा TB इंटू W1, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया किसका, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का। ठीक है, जस्ट अब इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। यदि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट आपको आता है तो आपको यहाँ तक करना है। ठीक है, यहाँ तक किसको क्या बोलते हैं तो लिख लेना, M2 क्या होगा, आपका मोलार मास होगा, 1000 मतलब समझते ही हो, W1 ये ग्राम हो गया, जस्ट पहले बताया था, KB क्या हो गया, एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट हो गया, डेल्टा TB चेंज इन द बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, W1 मतलब वेट हो गया। तो यदि आपको ऐसा पूछा जाए तो M2 W2 आप M2 आराम से निकाल सकते हो। ओके, ये कांस्टेंट है तो इसका वैल्यू आपको दिया होगा, हो सकता है इसको आपको निकालने बोल दे। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है। चलो, तो एग्जाम्पल में क्या देखते हैं हम लोग, 18 ग्राम, ये आपका न्यूमेरिकल है। ठीक है, इसी के बेस पे, तो 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6, हो सकता है इसको ना दे। ठीक है, तो आपको मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर फार्मूले से मॉलिक्यूलर वेट मोलार मास निकालना आना चाहिए, मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में बता चुका है, आप उसको जाके देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा और बता देता हूँ ताकि आपकी मेहनत को थोड़ा कम कर दूँ। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालोगे आप लोग, जितने भी यहाँ पे एटम होंगे उसको क्या करोगे, जैसे आपके पास कार्बन है तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, तो क्या करना है, 12 और जितने भी कार्बन होंगे उसको मल्टीप्लाई कर देना है इसको। ओके, तो यहाँ पे हाइड्रोजन इसका 1 होता है। ओके, और कितना है, ये 12 है। और ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है, 16 और है कितने, 6 हो गया आपका। ठीक है, तो इस हिसाब से जब आप पूरा कैलकुलेट करोगे तो ये 180 ग्राम आएगा आपका, 180 ग्राम पर मोल। याद रखना, निकाल के देख लो आप लोग इसको कैलकुलेट करके। ओके, तो ग्लूकोज इज डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ वाटर, मतलब सॉल्वेंट, इन अ सॉसपेन, सॉसपेन मतलब वो कंटेनर लिया कोई चीज़, ठीक है, जिस पर कर रहा है वो,
एट वाट टेम्परेचर विल वाटर एट बॉयल। अब यहाँ पे प्रेशर भी दे दिया, देखो 1.013 बार और एटीएम। के बी फॉर वाटर, अब के बी का वैल्यू भी दे दिया है, तो आप जस्ट फॉर्मूला लगाइए ऊपर वाला। तो सबसे पहले गिवन पार्ट देख लेते क्या क्या होता है। हियर ग्लूकोज इज सॉल्यूट, ऑब्वियसली ग्लूकोज क्या होगा, सॉल्यूट होगा। सो मोल ऑफ ग्लूकोज ये आपको चाहिए ही चाहिए सबसे पहले। तो अब कैसे निकालोगे मोल ऑफ ग्लूकोज, फॉर्मूला बता चुका हूँ, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, वेट किसका, ग्लूकोज का, कितना दिया है 18 ग्राम दिया है, तो लिख लो 18 ग्राम। और अभी जस्ट बताया मैं आपको मॉलिक्यूलर वेट 180, दोनों को करोगे तो कितना आ जाएगा मोल, इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन निकाल रहा है डेफिनेटली 0.1 मोल आ जाएगा ये। ठीक है, अब नंबर ऑफ किलोग्राम, सॉल्वेंट कितने में दिया है, 1 kg दिया हुआ है, देख लो यहाँ पे दिया हुआ है ना। चलो अब इसके इससे क्या निकाल लेते हैं, अब हम लोग इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं। ठीक है, दस द मोलालिटी ऑफ दिस ग्लूकोज सॉल्यूशन इज 0.1 मोल पर केजी। फॉर वाटर चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, वाटर के लिए क्या होगा, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, ये हो जाएगा आपका के बी इंटू एम। तो के बी दिया होगा आपको, तो ये वैल्यू को डालिए। अब एम का वैल्यू निकाल चुके हो आप लोग, तो ये होगा टी बी, लेकिन अभी भी नहीं निकला है। ठीक है, क्योंकि आपको वाटर का पूछा है। तो वाटर को निकालने के लिए क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो सेंस वाटर बॉइल्ड एट 373.15, इसका मतलब ये केल्विन में दिया हुआ है, इसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ओके, एट इतने प्रेशर पे दिया होगा। ठीक, तो देयर फॉर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन विल बी, आप इसको जो भी आया है ना ये वाला, आप इसको प्लस कर देना, तो आपको एक्चुअल बॉइलिंग पॉइंट निकल जाएगा वाटर का। ओके, तो ये है इसका न्यूमेरिकल का न्यूमेरिकल। ठीक है, इसका एग्जाम्पल। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। हम वीडियो लंबा बन रहा है तो बनने दो, लेकिन एक बार में क्लियर हो जाएगा, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होगा। नहीं तो आप क्या करोगे, एक वीडियो आज देख रहे हो और दूसरे वीडियो को आप लोग एक हफ्ते बाद देखोगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा ना, जो कंटिन्यूटी होता है वो टूट जाएगा। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि भले लंबा बने, लेकिन एक में ही पूरा वीडियो डाल दूँ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का पूरा वीडियो तो आपको एक जगह मिल जाएगा। अब इसका तीसरा क्या टॉपिक है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। अब डिप्रेशन क्या होता है, जब हम लोग बॉइल्ड कर रहे थे उसको तो टेम्परेचर बढ़ा रहे थे ना, बॉइल्ड करने के लिए टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है, और फ्रीज करने के लिए टेम्परेचर कम करना पड़ता है। तो सेम चीज जस्ट उल्टा हो जाएगा इसका। द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन causes a lowering of the freezing point compared to that the pure solvent। अब प्योर सॉल्वेंट को देखो, सॉल्यूशन है, ठीक है, और आपके पास सॉल्वेंट है। तो जब मान लो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा था मैं कि किसका ज़्यादा होगा, तो आपने क्या बताया था लास्ट टाइम कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों प्रेजेंट होता है, तो उसको हीट करने के लिए या उसके बॉन्ड तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगता है, ज़्यादा एनर्जी लगेगा, इसलिए सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सॉल्वेंट। अब मैं इसको जस्ट उल्टा पूछ रहा हूँ, ठीक है। अब इन दोनों में फ्रीजिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, मतलब फ्रीजिंग कौन जल्दी फ्रीज हो जाएगा। ओके, तो ये जस्ट उल्टा होगा, क्यों होगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा आपके पास है तो ये कम जल्दी फ्रीज नहीं होगा। ठीक है, आपका जो प्योर सॉल्वेंट होगा ना वो फ्रीज जल्दी होगा। देखो यहाँ पे ये वाला, ओके, तो इसका ग्राफ जस्ट उल्टा बनता है। उल्टा मतलब बनता ही सेम ही है, ये वेपर प्रेशर हो गया और आपका ये इधर हो गया। अब देखो वहां पे ना मैं यहाँ पे रखा लगाया हुआ था, क्योंकि उसमें बॉइल्ड होगा तो वेपर प्रेशर ज़्यादा बनेगा, इसलिए मैं इसको टॉप मोस्ट में रख दिया था। लेकिन अब ये फ्रीज होगा तो फ्रीज में होगा तो वेपर प्रेशर कम बनने वाला है यहाँ पे, इसलिए मैं इसको यहाँ पे रखा हूँ। देखो यहाँ पे, समझ में आ रहा है कैसे बना ग्राफ। तो ये पहले पॉइंट पे क्या हो गया, टी एफ हो गया, और ये हो गया प्योर सॉल्वेंट के लिए। तो ये प्योर सॉल्वेंट का क्या हो जाएगा आपका फ्रीजिंग पॉइंट, ये वाला मान लो, या चलो ये वाला, क्योंकि आपका फ्रीज मतलब यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट जल्दी से फ्रीज होगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका सॉल्यूशन है ये वाला, ठीक है, तो यहाँ ये इसका फ्रोजन पॉइंट है। तो ये ठीक है, जैसा भी ग्राफ बना हो इसका, ये इस टाइप का बन रहा है यहाँ पे ग्राफ में। तो ये लिक्विड के लिए हो गया आपका, लिक्विड सॉल्वेंट के लिए, और ये फ्रोजन पॉइंट हो गया सॉल्यूशन के लिए। तो सॉल्यूशन के लिए आपको तो और मतलब ज़्यादा वो करना पड़ेगा, कहने का मतलब है, ठीक है। जैसे कि आपके पास टी प्योर सॉल्वेंट है, यहाँ पे मान लो कि इस पर्टिकुलर पे कितने पे, जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को, जैसे 50 डिग्री, 50 डिग्री बहुत ज़्यादा हो जाएगा जी, 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये फ्रीज हो रहा है, ठीक है। तो सॉल्वेंट जो आपके पास सॉल्यूशन वाला होगा उसको फ्रीज करने के लिए आपको ज़्यादा ज़्यादा टेम्परेचर लो ले जाना होगा। यही तो कर रहे थे ना, जस्ट बॉइलिंग पॉइंट के लिए क्या कर रहे थे, जस्ट इसका उल्टा कर रहे थे हम लोग, ठीक है। ये वाला इधर था, इधर आपका प्योर सॉल्वेंट, क्योंकि उसके बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो ज़्यादा हीट कर रहे हो आप लोग, तो सेम केस इसमें भी होगा, लेकिन आप उसको टेम्परेचर
बहुत ज़्यादा लो करना पड़ेगा, तब जाके उसका जमेगा वो, क्योंकि उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों टाइप का मॉलिक्यूल है। उसमें क्या होगा, उसके बीच का जो मॉलिक्यूल है वो आपस में टकराने लगेगा ना इसमें, तो उसको बचाने के लिए फिर इसको और ज़्यादा आपको फ्रीज करना पड़ेगा, टेम्परेचर को लो करना पड़ेगा, तब जाके फ्रीज होगा वो। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को क्या बोलना चाह रहा हूँ। नहीं आया होगा तो कमेंट करके बोलिए, फिर से बताऊंगा। तो अब ये जिस चीज़ का डायग्राम होगा आप इसको बनाओगे, जिस चीज़ का डायग्राम, ठीक है। तो अब जैसे उसको किए थे सॉल्व, तो अब इसको भी करो, सेम है। आप लोग देखना, गौर करना एक बार। Let TF naught be the freezing point of the pure solvent and TF is its freezing point when the non-volatile solute dissolved in it। मतलब उसमें यदि कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व होगा तो, गॉट इट। अब क्या होगा, द डिक्रीजिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट, उसमें क्या लिख रहे थे, द इंक्रीजिंग इन बॉइलिंग पॉइंट। तो इसका क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ इजिकल टू, अब नॉट इधर आ गया देखो, हाँ उल्टा, इज नोन एज द डिप्रेशन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन मतलब डिप्रेस कर रहे हो, उसको कम कर रहे हो। तो depression of freezing point delta TF for dilute solution is directly proportional to the molarity of the solution। मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन, तो उसके क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम हो जाएगा। फिर इसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाओगे तो क्या आ जाएगा, इजिकल टू के एफ डालोगे इसकी जगह। ये वाला जो शुरू में किए थे सेम वैसे ही है ये भी, देख लो नीचे लिखा होगा एज इट इज, ये देखो। तो ये आपका पहला इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। डेल्टा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी सिमिलर टू द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एज इट इज है। और इसके बाद ये जो कांस्टेंट है, नया कांस्टेंट, इसको क्या बोलोगे आप लोग, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। इसको याद रखना, ठीक है, क्योंकि ये निक नेम है, थोड़ा मतलब यूनिक नेम है। उसको क्या बोले थे हम लोग, ये इब्लियोस्कोपिक बॉइलिंग पॉइंट को। अब इसको क्या बोल रहे हैं कि आपको क्रायोस्कोपिक। क्रायोस्कोपिक का मतलब ही होता है क्रायोजेनिक इंजन, आपने सुना होगा कई बार। स्पेस सैटेलाइट से इसको रिलेट करते हैं, मतलब टेम्परेचर जहाँ पे बहुत ज़्यादा कम होता है उसको क्रायो बोलते हैं, ठीक है, याद रखना। तो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोला जाता है इसको। अब इसके लिए भी क्या करते हैं, सेम चीज़ जो बॉइलिंग पॉइंट के लिए किए थे। इफ W2 ग्राम ऑफ द सोल्यूट हैविंग मोलार मास ऑफ SW1, जैसे प्रीवियस किए थे, ठीक है। जस्ट रिलेट करते रहो, आपसे बनता रहेगा ये पूरा। प्रेजेंट इन W1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट प्रोड्यूस द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ ऑफ द सॉल्वेंट, देन मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूट इज 10। मोलालिटी का फॉर्मूला याद होना चाहिए, W2/WM2 एंड डिवाइडेड बाई W1/1000। तो ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया। अब क्या करोगे, इसका वैल्यू क्या करोगे, पहले इक्वेशन में पुट करोगे, ठीक है। तो ये वाला देखो, इसमें पुट कर दिया मैं पहले इक्वेशन में, तो कितना आ जाएगा, के एफ इंटू W2 डिवाइडेड बाई W1, सॉरी M2, और M2 डिवाइडेड बाई W1, ये हो जाएगा। अब M2 को इधर शिफ्ट कर दो तो इस टाइप का फॉर्मूला बनेगा, नीचे आ जाएगा बस, के एफ इंटू W2 बाई इंटू 1000 एंड डिवाइडेड बाई डेल्टा टी एफ इंटू M1। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ से क्या निकाल सकते हो, डिप्रेशन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मोलार मास, जैसे भी, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ के एफ एंड के बी which depends upon nature of the solvent can be ascertained from the following reaction। अब एक नया बता रहा है, यदि आपको पूछा जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट तक तो आप यहीं तक करिएगा। आगे जाने की जरूरत नहीं है इसमें, बस यहीं तक आप कीजिएगा, ठीक है। बाकी यहाँ जाने की जरूरत नहीं, ये जस्ट फॉर्मूला जनरेट किया हुआ है ये वाला, ठीक है। के एफ तो R इंटू M1 और टी एफ ट्वाइस 1000 बाई डेल फ्यूज डेल्टा। ये कुछ फॉर्मूला जनरेट किया है इसी से, ओके, ताकि आपको अलग कोई न्यूमेरिकल में आ जाए तो आप बना सको, ठीक है। तो अभी जो फॉर्मूला बताया, तो उसमें किसको क्या क्या बोलते हैं, तो यहाँ देख सकते हो। आर क्या होगा, गैस कांस्टेंट होगा आपका, इसका वैल्यू कितना होगा, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ओके, ये चीज़ होता है। अब M1 क्या होगा यहाँ पे, मोलार मास ऑफ द सॉल्वेंट, मोलार मास ऑफ द सॉल्वेंट, और टी एफ क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट इन केल्विन, और टी बी क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट इन केल्विन, और डेल्टा फ्यूज, फ्यूज एच होगा, ये एंथैल्पी होगा इसका। तो एंथैल्पी फॉर द फ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट, और वेपराइजेशन होगा ऑब्वियसली इसका, तो वेपराइजेशन ऑफ द सॉल्वेंट। तो ये जस्ट फॉर्मूला याद रखना, आपको पूरा डेराइव नहीं करना उसमें। अब इसका चौथा टाइप देखते हैं, ठीक है, ऑस्मोटिक एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। तीन चीज़ इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो देख लेते हैं ऑस्मोसिस क्या होता है और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, इसके बेस पे नोट्स पूछा जाता है आपके 12th एग्जाम में, ओके। या व्हाट इज ऑस्मोसिस एंड व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर,
इसको पूछा ही जाता है तो जरूर पढ़ के जाइएगा आप लोग इसको। ओके, होता क्या देख लेते हैं। ऑस्मोसिस, द नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो। स्पॉन्टेनियस का मतलब जो अपने आप हो, आप अपने तरह से कोई काम नहीं कर रहे हो भाई, अपने आप, जैसे नदी का पानी अपने आप बहता है ना, तो सेम इसमें भी वही चीज़ है, स्पॉन्टेनियस अपने आप होगा, आप कुछ नहीं कर रहे हो। तो द नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ द सॉल्यूशन मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सॉल्वेंट। मॉलिक्यूल्स, मान लो सॉल्यूशन का जो मॉलिक्यूल है, यदि सॉल्वेंट से किधर की ओर जा रहा है, सॉल्यूशन की ओर जा रहा है, किधर की ओर, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की ओर जा रहा है, ठीक है। और फ्रॉम, और इसको आप क्या बोल सकते हो, सॉल्वेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा लेस होगा एज कम्पेयर टू सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन में दो चीज़ें होती है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा सॉल्यूशन का, तो क्या बोल रहे हैं, फ्रॉम लेस कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन टू मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू आ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये वर्ड को यूज जरूर करना आप लोग, एसपीएम बोलते हैं इसको, कि इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। मतलब, क्या बोलना चाहता है कि यदि कोई कोई पार्टिकल, किसका पार्टिकल, सॉल्यूशन में जो प्रेजेंट है पार्टिकल, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की ओर मूव करे, इसका जो पार्टिकल होगा ना बहुत सारा, इसको लिख देता हूँ, ठीक है, सॉल्यूशन पार्टिकल की ओर मूव करे थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब एक मेम्ब्रेन होता है। आपने, अब जो अंडा खाता होगा वो, या देखे तो सभी हो गए, भले वेजिटेरियन हो नॉन वेजिटेरियन हो, बात की बात है, ठीक है, मैं यहाँ पे साइंस ले रहा हूँ इसलिए आप थोड़ा देख लेना। तो जो एग होता है ना, जब आप इसको पील करोगे तो इसमें ना एक झिल्ली टाइप का होता है, हल्का सा, या शायद आप देखे होगे तो आपको इमेजिन करने में आसानी हो रहा होगा, ठीक है। तो वो जो पील होता है ना, वही एक प्रकार का क्या होता है ना, एसपीएम मेम्ब्रेन की, मतलब जस्ट मैं आपको रियलाइज करवा रहा हूँ, इमेजिन, मतलब इमेजिन करवा रहा हूँ कि किस टाइप का होता है एसपीएम मेम्ब्रेन, तो वो उसी टाइप का होता है, ठीक है, एसपीएम मेम्ब्रेन, वो भी एक टाइप का एसपीएम ही है। ओके, तो उसके थ्रू यदि कोई कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो आप उसको, आप क्या बोलोगे, ऑस्मोसिस प्रोसेस। हम्म, ऑस्मोसिस, इट फ्लो विल कंटिन्यू टिल द इक्विलिब्रियम इज अटेंड। मतलब ये कब तक चलते रहेगा ये फ्लो, जब तक कि ये बराबर या इक्विलिब्रियम नहीं हो जाता। मतलब यहाँ पे देखो लेस कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन है, तो ये चलते ही रहेगा जब तक इसका बराबर नहीं हो जाएगा। हम्म, ये चीजें होती है इसमें। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, उसको भी देख लेते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, द मिनिमम प्रेशर या मिनिमम एक्सेस प्रेशर that has to be applied on the solution to prevent the entry of the solvent into the solution through the SPM is called osmotic pressure। यदि मान लो, अब क्या होगा ये, जैसे कि मोस्ट, अब फ्लो कैसे हो रहा है आपका सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की ओर, यदि मान लो इस फ्लो को आपको रोकना है, हम्म, इस फ्लो को आपको रोकना है, तो इसका जो फ्लो कैसे हो रहा है, सॉल्वेंट से इधर की ओर जा रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन पे एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। मतलब सॉल्यूशन पे एक एक्सटर्नल फोर्स, एक्स्ट्रा आपको लगाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे ये डायग्राम से बताया है इसमें, तो यहाँ पे मान लो एक कंटेनर है, ठीक है, ये भी खुला है, सॉरी हाँ, ये वाला एक कंटेनर है, ये वाला, और यहाँ पे एक लगा हुआ है एसपीएम मेम्ब्रेन। ओके, यहाँ पे दूसरा कंटेनर है जिसमें क्या भरा हुआ है, सॉल्वेंट भरा हुआ है, यहाँ पे सॉल्यूशन भरा हुआ है। ओके, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, सॉल्वेंट से इधर की ओर जाता है तो आप उसको रोक रहे हो, तो यहाँ पे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा ही लगेगा, नो डाउट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको एक और एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना है, ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस पाई, पाई क्या होता है आपका, यही होता है, इसी का सिंबल है ऑस्मोटिक प्रेशर का। तो ऑस्मोटिक प्रेशर से किसको रिप्रेजेंट करोगे, पाई से रिप्रेजेंट करोगे, तो आप एक्स्ट्रा यहाँ पे पिस्टन लगा के या किसी भी द्वारा आप इसको करोगे, तब क्या होगा, तो जब सॉल्यूशन का जो पार्टिकल होगा ना वो इधर की ओर फ्लो होने लगेगा, तब क्या होगा, जब इधर की ओर फ्लो होने लगेगा, इधर की ओर फ्लो होने लगेगा, तब ये जो एसपीएम मेम्ब्रेन है, इस पे एक प्रेशर जनरेट होगा, यहाँ पे प्रेशर लगेगा ना, ये वाले पोजीशन पे प्रेशर लगेगा, उस प्रेशर जो हो रहा है ना उसी को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। याद रखना, ये जरूरी नहीं है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ये इस टाइप का हो रहा है, ठीक है, इसको प्रिवेंट करने के लिए कर रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर को, ठीक है, तो ये चीज है। तो ये इस टाइप का ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, सॉल्यूशन सॉल्वेंट से इधर की ओर जा रहा है, तो ये खाली रोकने के लिए कर रहा है, ठीक है, ये नहीं, आपका नॉर्मली क्या हो रहा है, इधर से इधर ही जाएगा ये,
अब उसको रोकने के लिए इधर से प्रेशर लगा रहे हो तो वो उसको इक्विलिब्रियम कर देगा, पहले इक्विलिब्रियम कर देगा तो रुक जाएगा प्रोसेस। ये चीज़ बोल रहा हूँ, ये मत समझ आना, ये जो बताया वो रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस का होता है। तो ये इधर से जाएगा ना तो यहाँ पे प्रेशर लगेगा, तो उस प्रेशर को बोलना ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ऑस्मोसिस प्रोसेस से हो रहा है। आई होप यू अंडरस्टूड। अब इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। ठीक है, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑस्मोटिक प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू द मोलारिटी। मोलारिटी बोल रहा हूँ, हाँ मोलारिटी नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पे। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर ये हो गया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलारिटी, मतलब कैपिटल एम लिखना। ओके, कैपिटल एम लिखना, बड़ा एम मत लिखना। एंड सी ऑफ द सॉल्यूशन एट द गिवन टेम्परेचर टी। तो इसका क्या हो जाएगा रिलेशनशिप, पाई इज इक्वल टू सी आर टी। याद रखना, इसका इंपॉर्टेंट है। तो पाई इज इक्वल टू सी हो गया कॉन्सेंट्रेशन, आर हो गया गैस कांस्टेंट, टी हो गया टेम्परेचर। ओके, ये हो गया आपका पहला इक्वेशन। वी नो दैट सी मतलब कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलैरिटी। मोलैरिटी, मोलैरिटी की बात कर रहा हूँ ना। मोलैरिटी किसको बोलते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1000 ml ऑफ या 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, यही होता है ना। तो मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर, तो ये हो गया कॉन्सेंट्रेशन बोलो या इसी को हम बोल देते हैं कैपिटल एम। ठीक है, अब सी में क्या देख लिए, नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट, यही बोल रहा हूँ ना। तो इसका N2 लिख दिए डिवाइडेड बाई V लिख लिए। अब इसका जो वैल्यू होगा इसको सी, मतलब यहाँ पे क्या है देखो ना, ये वाला सी है ना, कॉन्सेंट्रेशन यही तो है सी। तो कॉन्सेंट्रेशन की जगह क्या रख दोगे, N2/V इंटू RT। तो V क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन इन द कंटेनिंग N2 मोल ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये चीज होता है उसका। तो V इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन द लीटर कंटेनिंग N2 मोल ऑफ सॉल्यूट। तो फिर यहाँ पे अब यहाँ पे जनरेट करो। ठीक है, इफ W2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट ऑफ मोलर मास M2 इज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन देन N2 इज इक्वल टू W2/M2 हो जाएगा। N2 मतलब मोल्स की बात कर रहा है, ठीक है। सो मोल कितना होगा, W2/M2। एंड वी कैन राइट लाइक दिस, कैसे लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे लिख सकते हैं। तो पाई इज इक्वल टू W2/WM2 डिवाइडेड बाई, देखो ये n का वैल्यू है, N2/V लिखे थे कि नहीं पहले, RT यही लिखे थे। अब N2 का वैल्यू क्या होगा आपका, W/W, सॉरी सॉरी उल्टा कर दिया मैं इसको। तो वेट बाई मॉलिकुलर वेट, इसी को बोल रहा मॉलिकुलर वेट, इसको क्या लिखते हैं, M लिखते हैं। तो यहाँ पे वही तो लिखा है। तो W2/M2 V इंटू RT। अब क्या करोगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इधर ले जाना। तो पाई इंटू वी हो जाएगा, बाकी W2 इंटू R2 बाई डिवाइडेड बाई M। अब M को इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, पूरा इधर आ जाएगा आपका। तो M2 इज इक्वल टू W2 इंटू RT डिवाइडेड बाई पाई वी। तो ये हो गया आपका ऑस्मोटिक और ऑस्मोटिक प्रेशर का रिलेशनशिप। ठीक है, ये चीज़ है। तो यहाँ से आप ये फार्मूला याद रखा करो, क्योंकि ये हमसे क्यों मैं पूछ लेता है, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ दिस ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेट करके। ठीक है, फार्मूला तो नोइंग द क्वांटिटी W1, मतलब इन सब का वैल्यू यदि मान लो आपको पता हो जाए तो आप W/M2 डिवाइड कर सकते हो, मतलब मल्टी क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। और इसका एप्लीकेशन देखो यही है। तो एप्लीकेशन डिटर्मिनेशन ऑफ मोलार मास ऑफ प्रोटीन, पॉलीमर या मैक्रोसाइक्लिक जितना भी होगा ना आपके पास। तो एप्लीकेशन क्या होगा इसका, तो डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ प्रोटीन, पॉलीमर एंड अदर मैक्रोमोलिक्यूल। इसका मॉलिकुलर वेट डिटरमाइन करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ है। तो यहाँ पे आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कंप्लीट होता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आई होप आपको चारों टाइप समझ में आया होगा। ठीक है, यदि समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए, और आप यदि चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको पास अपडेट मिलता रहे। ओके, तो लगे रहिए और पढ़ते रहिए। तब तक के लिए थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।